टेस्ला का। हाँ, ये वाला। टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद के साथ समाधि ग्रहण करी थी। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो समिट में लेक्चर देने गए तो वहां पर टेस्ला से मिले, और जब निकोला टेस्ला से अध्यात्म की बातें हुई तो टेस्ला खुद उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करता था। हर एक साइंटिस्ट और पाइनियर ने अपनी जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप अटेन करी है वो उपनिषदों से ही करी है, क्योंकि उपनिषदों में भगवान का कोई नाम नहीं है, क्रिएटर है बस। तो क्रिएटर और हम क्रिएशन, तो इनका जो संवाद है उसकी बेशक इंग्लिश के अंदर इंटरप्रिटेशन हो। जब ऐसे आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करते हैं तो सोते समय आपको सपनों में ब्रह्म विद्या मिलती है। जैसे कि टेस्ला कहता था कि टेस्ला हर एक इक्विपमेंट के फॉर्मूला जब लिखता था तो टेस्ला कहता था कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मुझे यहाँ तक ये भी दिखता है कि इस कोने में ये नट इतने डायमीटर का होगा, इतनी इतनी इसकी स्पेस होगी या इतनी डेंसिटी होगी, तो इतनी डेप्थ की ये इन्फॉर्मेशन मुझे रात को जब मैं सोता हूँ तब मिलती है। ये विद्या मेरी नहीं है, क्योंकि ये विद्या मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो ये विद्या इन्फ्यूज की जाती है, और इसको फिर फाइनली 1920 में रामानुजन जो मैथमेटिशियन है जिसके फॉर्मूलाज आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन चोरी करके घूमते हैं, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस एंड टाइम एंड मैथमेटिक्स, उनका सोसाइटी ने उसको वो भी दिया। बुलाया था, मान्यता दी। और रामानुजन से जब पूछा गया कि आपको ये सब कहाँ से आता है, तब वो कहता है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी कुल देवी जो आदि शक्ति का स्वरूप है वो कान में आके मुझे बताती है। तो सामने वाला जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूरा कंफ्यूज हो गया था कि ये पागल, अब वो पागल भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है उस सदी का, और अगर वो ऐसी काल्पनिक बातें बोल रहा है तो उन लोगों ने रामानुजन की थीसिस और उसकी रिसर्च को तो चोरी कर लिया, और उसके पश्चात उसके इस फ्रैक्शन को हटा दिया कि वो एक प्रॉपर ब्राह्मण है। दो तरीके के ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण जो जिए ब्राह्मण का जीवन, ब्रह्म का ज्ञाता, और एक ब्राह्मण जो चारों वेदों के कुल में जन्म लेकर भी मांस मदिरा वैश्यावृत्ति माया पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा, तो उसे मैं ब्राह्मण कैसे कहूँ? तो ब्राह्मण तो हमारा रावण भी था, लेकिन दंड तो कर्म देख के मिला। तो मनुष्य जन्म से कुछ भी नहीं है, जन्म से हम सब हरिजन है। हरिजन अर्थात हरि के जन, हरि से ही उत्पन्न हुए हैं जो सब। तो जब सब एक से ही जन्मे तो हम सब बराबर है, लेकिन हमारे गुण और हमारी कला हमारे कर्म निर्धारित करेंगे। अगर हम युद्ध करेंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, अगर हम केवल और केवल व्यापार करेंगे तो वैश्य कहलाएंगे। अगर हम ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं तो पहले ब्रह्म को ज्ञान तो उसे ग्रहण तो किया जाए। ब्रह्म के क्या गुण है? देवगुणी संपत्ति, भावार्थ रूपम, आपका जो ब्राह्मण का अस्तित्व है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, शांति ही पेशुनम, दया भूतेषु नो लुप्तवम, मार्दवम पीर चापलम, तेजा क्षमा धृति शोचम द्रोह नाति मानिते, भवन्ति सत्पदम दैवी अभिजातस्य भारत। करुणा, ज्ञान, तेज, क्षमा, निंदा न करना, झूठ ना बोलना, हमेशा धर्म के पद पे रहना, इन गुणों की सिर्फ बात होती है। जब तक तुम इन्हें धारण नहीं करोगे तुम किस नाम के ब्राह्मण हो? जन्म का तो रावण भी ब्राह्मण था, जन्म के तो सारे के सारे ब्राह्मण ही हो तुम, क्योंकि जन्म तो सबने कश्यप से ही लिया है ना। जब देवता भी उसी से जन्मे हैं, दानव और दैत्य भी उसी से जन्मे हैं, तो तुम्हारे गुण ही तो तुम्हें विभाजित करेंगे कि तुम देवता कहलाओगे या तुम असुर कहलाओगे। इसीलिए ये चारों गुण हम सबके अंदर है। और निकोला टेस्ला वाज अ स्पेशल सोल, बट उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया गया। दैट्स हाउ इट इज। आप अपने सवाल पूछने शुरू करें हर एक टॉपिक के अच्छे से, और उस विद्या का आगे प्रचार हो। जय जय भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद की जय, भगवान नमः धन्वंतरी की धन्वंतराय जय, नमः। अश्विनी कुमारों की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः काली देवाय नमः, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। तो आयुर्वेद की विद्या पे आज चर्चा हो, पूछ के। तो गुरुदेव, आयुर्वेद की का अभ्यास करने के नाते मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय है 2021 के बाद, क्योंकि 2021 से पहले मेरा ज्ञान भी अल्प था और मैं सीख रहा था, जो कि आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन एक ही चुनौती मुख्य रूप से आती थी कि रोगी की अवस्था कुछ भी हो, उसकी देशकाल परिस्थिति कुछ भी हो, वो उसकी जीवनी शक्ति का स्तर कैसा भी हो, तो एक ही चुनौती आती थी कि रोग का वेग कितना है, एक, और दूसरा उसके खान पान में जो दूषण है, उसके खान पान में जो विष है, वो जिस वायु में श्वास ले रहा है उसमें जो विष है, और उसके आचार विचार और उसकी दिनचर्या, इसमें कितनी विषाक्तता है, उस विषाक्तता को निर्मल करना शनै शनै अभ्यास के द्वारा, परामर्श के द्वारा और उसकी चिकित्सा के द्वारा, यही एक चैलेंज हुआ करता था। लेकिन 2021 के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आई है, जिसके कारण मैं कभी कभी बहुत हतोत्साहित अनुभव करता हूँ, वो ये है, वो दो चीजें हैं। एक, नंबर एक, मैं बढ़ते हुए क्रम में बताने की कोशिश करूंगा अपनी चुनौती को। नंबर एक, कि खान पान, हवा जिसमें हम श्वास ले रहे हैं या रोगी श्वास ले रहा है, या वो जिस जल को ग्रहण कर रहा है, जो पीने वाला जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी आ गई है, वो भी चलिए एक अलग चुनौती है। इससे बढ़कर जो वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन का लेवल है, जो विकिरण का स्तर है, वो इतना बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर। अब इसके पक्ष या विपक्ष में मेरे पास कोई शोध कार्य नहीं है, लेकिन साक्ष्य ऐसे बताते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लेमन कॉन्शियसनेस को जब मैं इंप्लीकेट करता हूं तो चौतरफा ऐसी मिसालें, ऐसे उदाहरण, ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं कि इन विकिरणों ने शनै शनै एक अजीब सा प्रभाव पैदा करके शरीर को अंदर से, जैसे कहते हैं कि एक माइक्रोवेव जैसा इफेक्ट पैदा किया, शरीर को जलाया अंदर से, शनै शनै, बहुत शनै, लेकिन वो एकदम से नहीं दिखता, उसका प्रभाव इतना परोक्ष नहीं होता है कि हम उसे एकदम मार्क करके बाइफरकेट कर सके कि हाँ देखो ये डैमेज विकिरण से हुआ।
नंबर 1, इस विकिरण का क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई कोई उपादान है, कोई घटक है, कोई औषधि है, कोई जड़ी-बूटी है जो इससे इम्यूनिटी देने में, जो इससे प्रतिरक्षा देने में समर्थ हो शरीर को, रोगी के? होगी क्या? सभी को, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो सभी को है, क्योंकि सब तरफ चौतरफा विकिरण फैला हुआ है, रेडिएशन सब तरफ है हवा में आजकल। दूसरा, ये विषय थोड़ा-सा विवादास्पद हो सकता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हर देश और पूरी दुनिया में सारी ग्लोबल गवर्नमेंट्स ने वैक्सीन्स के मैंडेट्स ये सोचकर लागू किए थे कि लोगों को कोविड के इस फैटल स्ट्रेन से बचाया जा सकेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है बहुत ही विचित्र ढंग से, अजीबोगरीब ढंग से, कि वैक्सीन लगने के बाद न सिर्फ लोगों की चिकित्सा करना दुस्साध्य हो गया है, और ऐसे असाध्य रोग जिनकी रेंज, जिनकी सीमा एक नॉर्मल आर्थराइटिस यानी संधिवात के दर्द से लेकर और अचानक आने वाले मस्तिष्क घात या हृदयाघात के रूप में आ रही है, नपुंसकता के रूप में आ रही है, लड़कियों में, महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, बांझपन, इंफर्टिलिटी के रूप में आ रही है, कार्डियोमायोपैथी, कंधों का भारी होना और तमाम तरह के हृदय कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित रोगों के रूप में आ रही है। तो ये जो 2 चुनौतियां हैं गुरुदेव, इनसे कैसे निपटा जाए? एक आयुर्वेद के प्रचारक, प्रसारक और चिकित्सक होने के नाते मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और आज इस विषय ये प्रश्न लेकर मैं ये जो ज्वलंत प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है कि इसका उत्तर और इसकी मीमांसा है, इसकी गवेषणा मुझे आपसे प्राप्त है। हाँ, तथास्तु। रेडिएशन चारों तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, लोग क्लस्टर्स में रहते हैं, सभी के पास सेल फोन है, गैजेट्स हैं, तो आप लोगों के नेटवर्क के लिए टावर्स लगाए जाएंगे, उसके पश्चात चारों तरफ इंटरनेट होगा, हर तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन होगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। यहाँ तक कि ईएमएफ तो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी है। जिस तरीके से आप एक फोन को चार्जिंग पे लगा के अगर अपने कान पे लगाएं और वार्तालाप करें, तो यू आर फ्राइंग योर ब्रेन। इट्स अ प्रूवन साइंस। सो हियर नोबडी विल कॉल अस गोला चाप, एंड दे विल, वी डोंट केयर। तो जब आप चारों तरफ फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो, तो आपका जो शरीर है वो डैमेज होगा। सेल्यूलर एजिंग, डिकेइंग ऑफ योर सेल्स, and mutation, alteration, manipulation, and the hybridization of your immune system. आपको म्यूटेशन की बीमारियां होंगी। ये जो आपके सेल फोन टावर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी के कारण वर्ष चिड़िया, पंछी, ये जितने भी होते हैं, छोटे बच्चे, इन सबके मानसिक ग्रोथ पे, इनकी जीवन शैली पे असर पड़ता है। एक मूवी है रजनीकांत की रोबोट, उसकी थीम तो यही थी, लेकिन समाज इसको अनदेखा करके टावर पे टावर लगाता गया और फिर कहता है कि ये अकस्मात हार्ट अटैक क्यों बढ़ गए। तो सबसे पहले तो आप टेक्नोलॉजी के दास हैं या टेक्नोलॉजी आपकी दास है, ये डिसाइड कर लीजिएगा सभी के सभी। तो यू कैन नॉट स्टॉप द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन मेक योरसेल्फ इम्यून टू द साइड इफेक्ट्स व्हिच विल अराइज इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू द एक्सेस रेडिएशन इन द एनवायरनमेंट। When everything gets in synchronization, then your immune system will be strong enough to fight back all the diseases which are coming your way through radiation, through chemicalization of your food, through artificial dyes, all the cosmetic hydrocarbons that you're putting on your skin in the name of cosmetic industry, or maybe the food coloring agent, or should we try about the Ajinomotos and MSG salts? Oh, you're forgetting the lard of the animals. Oh, you're forgetting everything which is flavored and chemicalized into the labs. Your food is not prepared in a good environment. Everything that your processed food contains is created in a laboratory, which will end up killing you. तो सात्विक भोजन खाएंगे तभी तो आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाएंगे। सबसे पहला जवाब। दूसरा, वैक्सीनेशन क्या थी? It was a scam. We said it in 2019, we are saying it today, and we will keep on saying it forever. कोविड एक ऐसा म्यूटेटेड वेरिएंट था जिसे लैब में बनाया गया, जिसके अंदर पोलियो का स्ट्रेन था, जिसके अंदर एड्स का वेरिएंट था, जिसके अंदर सार्स के क्रोनिकल्स जीनोमिक सीक्वेंस पाए गए। ये नेचुरल वायरस कभी था ही नहीं। जो ओरिजिनल वायरस था, जो चमगादड़ों में था, वो तो आज भी है, लेकिन ये उस समय पे मनुष्यों पे अटैक नहीं करता था। Then comes the real owners of this world, the deep state, and they started planning and plotting, creating bioweapons into the laboratories all around the world, named as CIA, secret facilities of information and technology and development, the R&D departments. So COVID was created in a laboratory, and then it was released through Wuhan. And the lab was again funded by the people sitting in America. CDC, Anthony Fauci, who is son of Mother Teresa, the international pedophile ring madame of the late era. And she was a Nobel Peace Prize winner. Nice. If you sell young boys to dirty little Jews, you do get a Nobel Prize, because the people who are giving you the Nobel Prize are the same people who like doing naughty things with small kids. Same thing was happening with Anthony Fauci, who was doing his naughty deeds on the island of Epstein's. And the same thing was conducted on the eternal land of India by the mother of Anthony Fauci, called Mother Teresa, who was a smuggler, who was a drug peddler, who was a pedophile ring madame. She was smuggling young girls. She was smuggling organs of young kids. The truth is right in front of you. Do some research on the internet and you will find out how
young kids were kidnapped and then put inside the containers containing acid, and their bones were sent to United States of America in medical colleges. Nothing is hidden anymore. So yeah, Mother Teresa was a saint. Same thing goes here. Vaccination is a scam. Everything that you know is a scam. Anthony Fauci was behind CDC controllership when COVID was being created. And even before the release of COVID virus, the patent ship of COVID vaccine was conducted and the rights were sold to Bill Gates Foundation. Hence, Bill Gates ended up pushing his mandate and narrative that everybody should be vaccinated and everybody should wear masks. Did it help? Each one of you got COVID. Did it help? So what was the point behind it? The point was, when a human being is given a vaccine which has foreign agent and chemical manipulation inside it, your immune system has to react to it to create the antibodies and the antigens to fight back the infection, which never happened because the vaccines were toxic. And anybody who survived from COVID survived with the help of his own innate immunity, not through the vaccines. Vaccines did not stop the spreading of the virus. Vaccine did not aid in saving lives. Vaccine aided in giving you myocarditis, infertility, sudden stroke attacks, infection, multiple types of cancers. Multi-billion lawsuits are still underplay in the United States of America. But who are you fighting against? Those same people control the American government and the judiciary. You are trying to put Pfizer into the court of law. What kind of a foolishness is this? The whole judiciary is in the pocket of the lobby of Pfizer. So vaccine was a scam. वैक्सीन सबको लगाई गई, उसके बाद साइड इफेक्ट्स हुए, आप सब लोग मरे, हर साल आप नपुंसक बनते जा रहे हो, लड़कियां बांझ बन रही हैं, लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है, उसके बाद लड़कियां मर्द बनती जा रही हैं, वो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, लड़कों को लड़कियों के शौक हो रहे हैं, या तो वो फेमिनिन हायर एस्ट्रोजन काउंट की वजह से गे बन रहे हैं, और इसको भी लीगलाइज करने के लिए एलजीबीटीक्यू मूवमेंट भी तो चली रही है तुम्हारे देश में. सो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर माय डियर, बट वैक्सीन वाज अ स्कैम and we all fell for it. Only the strongest will survive. Leave me to heaven when we die. But the survival of the fittest will end up with the yogic culture. केवल जो मनुष्य एक योगी का जीवन बिताएगा वही 2030 का अगला दिन देख पाएगा. उससे पहले यमदूतों का जमावड़ा आएगा और नमो नारायण हर गली से यही गीत सुनाई जाएगा. तो आप सब लोगों के मृत्यु द्वार खुलने वाले हैं. Autoimmune conditions, superbugs, bacteria and pathogens which will be immune to your modern medicines and allopathy. And what about the rest of the things? हाँ, पानी में आपको बताइए कितना जहर है. गंगा यमुना हमने वैसे तबाह कर दिया है, जमीन के अंदर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालकर हमने जमीन को वैसे ही बंजर बना दिया है. उसके पश्चात हम फिर फर्टिलाइजर्स के बाद ऊपर से हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट, ये सारी चीजें छिड़ककर शरीर और दोनों की दोनों चीजें, वनस्पति और शरीर, मानवता सबका विनाश करने लग रहे हैं. और जो आखिरी चीज थी जो हमारी जमीन को उपजाऊ बना के रखती थी, जिसके बारे में आप सब लोगों को ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बैल. जब खेत में बैलों के दम पे खेती होती थी तो एक बैल जिसका वजन 1500 से 2500 किलो तक हो सकता था, अपने वजन के 1/10वें अंश के बराबर मूत्र विसर्जन करता था. वो मूत्र वो खेत के अंदर करता था. तो बैल के शरीर का जो मूत्र है वही आपका नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का काम करता था. और आपकी सॉइल का जो लेवल है एल्कलिनिटी का वो बरकरार रहता था. आपका जो खाना होता था वो पोषक तत्व होता था. अब आपने सभी बैलों को हमारी प्रिय गवर्नमेंट के कसाई खानों में पहुंचा दिया है और उसके पश्चात वो 40 रुपए किलो में सऊदी अरेबिया में बिक रहे हैं. तो आपने जमीनों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, डीएपी की मात्रा कई गुना बढ़ा दी और नेचुरल मैन्योर, नेचुरल खाद का त्याग कर दिया. और बैलों की जगह आप ट्रैक्टर ले आए और उसके पश्चात तालाब है वो सारे वैसे सूख चुके हैं या उन पे आपने कब्जा कर लिया. ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हम वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं. और नॉर्थ इंडिया वैसे ही पूरा बर्बाद हो चुका है बिकॉज गलत फार्मिंग के प्रोसीजर्स. धान उगाई जा रही है, गेहूं उगाया जा रहा है जो हमारा ग्रेन कभी था ही नहीं. 1 किलो चावल 5000 लीटर पानी पीता है. इस प्रकार हमने अपने ग्राउंड वाटर टेबल को भी परमानेंटली डैमेज कर दिया है. उसके पश्चात जो ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है आपके नलों तक, उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा, उसके अंदर एट्राजीन की मात्रा, उसके अंदर मल्टीपल फॉर्म ऑफ केमिकल्स की मात्रा, और कईयों में तो लैट्रिन का पानी नहीं मिलके आ रहा है. इंदौर वालों से पूछे, बीजेपी भूल गई, आप भी भूल गए. मृत्यु का जो काउंट है वो 30 पहुंच चुका है. भागीरथ नगर, यही था ना, भागीरथपुर, वहां पर 30 मर चुके हैं. अभी भी बहुत सारे लटके हुए हैं जो निपट सकते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ई कॉलाई और मल्टीपल अदर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो गया है और लोग बहुत बुरे तरीके से मर रहे हैं. लेकिन चिंता की बात नहीं है, सभी को 2 लाख रुपए देगी बीजेपी गवर्नमेंट. खुश हो जाइए. सोचे आप 2 लाख में कितने बेटे खरीद सकते हैं? आपका एक ही तुम्हारा है. तो क्या गुरुदेव कोई ऐसा आयुर्वेदिक सामान्य, कोई जेनरिक ऐसा प्रोटोकॉल हो सकता है जो हम रोगियों को प्रयोग में लाकर उनके ऊपर इम्प्लीकेट करके उनकी मुख्य चिकित्सा तक आ सके, जिससे कि वो वैक्सीन और रेडिएशन के दुष्प्रभावों से बच सके, उनके भीतर ऐसी प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा हो सके और इतनी इम्यूनिटी उनकी हम अच्छी कर सकें कि हम कम से कम इन कारणों से उत्पन्न होने वाले नए रोगों को रोक कर उनका जो प्रधान रोग है उसकी चिकित्सा को सफलतापूर्वक हम शुरू कर सकें? क्या ऐसा कुछ संभव है, ऐसी कोई विधि? अवश्य. कृपया उसमें प्रकाश डालें.
अगर आस्था और निष्ठा अच्छी और सच्ची हो तो ईश्वर प्राप्त होते हैं बस। तुम तो केवल चिकित्सा की वार्ता कर रहे हो। You need to understand most of your diseases will begin from your gut. 99% of your illnesses will begin in the gut. Why? क्योंकि आपकी जो आते हैं उसके अंदर 3 किलो बैक्टीरिया हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे वालों को सुर कहते हैं, the good guys, और बुरे वालों को असुर कहते हैं, the bad and the naughty guys। जो बैड गाइज है उनकी मात्रा कम है, गुड गाइज की ज्यादा। जब बैड गाइज की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन फिर मृत्यु का कारण बनता है। और उन बैड गाइज को संतुलित करके इन्फेक्शन खत्म करने का जो कार्य है वो गुड गाइज का है। और जो गुड गाइज अच्छे बैक्टीरिया है, सेरोटोनिन तो वही बनाएंगे जो शांति का हार्मोन है। और सेरोटोनिन के साथ साथ आपके शरीर के अंदर इंसुलिन फंक्शनिंग, hormonal functioning, even your sexuality, your gut and mind coherence, the relaxation, everything is controlled by your gut. If you destroy your gut, you'll die. That's how it works. तो आपकी जो गट है इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? शुद्धिकरण। आपको एक अल्कलाइन लाइफस्टाइल पे जाना होगा जिसके अंदर लो शुगर इंटेक होगा। पहली बात तो प्रोसेस शुगर आप खा ही नहीं सकते। हाँ, आप असली बिना केमिकल बिना सल्फर वाला गुड़ स्मोक सकते हैं, मिश्री का सेवन कर सकते हैं। शहद आपको नहीं मिलेगा असली, क्यों? क्योंकि चाइना से हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मंगाकर यहाँ के थोड़े से शहद में मिला के बेचा जा रहा है जो मीठा होता है और वो चीनी ही होती है और वो और ज्यादा जानलेवा होता है। अगर असली शहद मिले तो असली शहद का सेवन करें, ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। उसे आप दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करना शुरू करें, क्योंकि शहद इट्स अ कंप्लीट फूड विद ऑल द अमीनो एसिड्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड। असली शहद अमृत है, लेकिन नकली वाला आपके प्राण ले लेगा। उसके पश्चात आपको अपने भोजन में से सारे प्रोसेस फूड निकालने होंगे। आपके सभी प्रोसेस फूड के अंदर पाम ऑयल होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर बर्न होता है, जो कि 44 डिग्री है, एंड योर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू पुट पाम ऑयल इनसाइड योर बॉडी इट विल नॉट बर्न लाइक मेयोनीज। मेयोनीज भी आपके बॉडी टेम्परेचर पे अब्सॉर्ब नहीं होती, एंड दीज आर द रीजन व्हाई क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज हैपन, कोलेस्ट्रॉल लेवल स्पाइक्स अप, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल गेट हार्ट अटैक, यू विल गेट अ फैटी लिवर, एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यू विल गेट शुगर एंड ब्लड प्रेशर। सो एक बीमारी शुरू होगी और उससे अनेकों बीमारियों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको अपनी गट को साफ करना होगा, आपको अपनी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करना होगा, आपको एक सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा, आपके ब्लड की एसिडिटी को आपको बैलेंस करना होगा। ज्यादा समय तक अगर ब्लड एसिडिटी हाई रहेगी तभी बीमारियां पनपती है। कैंसर कैन ओनली सर्वाइव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। इट गोज इनटू अल्कलाइन स्टेट, द कैंसर टेंड्स टू डाई ऑन इट्स ओन। Apoptosis is the process which you call of self-killing of the cancer cells. लेकिन वो चीज केवल तब होगी जब आपका शरीर अल्कलाइन होगा। यही विद्या तो राजीव दीक्षित मरते दम तक लोगों को प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। गाय इसलिए कीमती है क्योंकि सुबह सुबह उठते ही गौमूत्र का सेवन करने पे आपके शरीर की अल्कलिनिटी ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी, एक्सेस ब्लड एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी, एंड इफ योर ब्लड बिकम्स अल्कलाइन इट स्टार्ट्स हीलिंग। उसके साथ ही साथ उसके अंदर जो हार्मोन्स और स्टेम सेल्स हैं दे विल हेल्प इन बूस्टिंग योर ओवरऑल वेलबीइंग एंड इम्यून सिस्टम। तो गाय सच में कामधेनु है। और हाँ, हम गौमूत्र पीते हैं, आप भी पीजिए मियाँ जी। और कुछ है? मुझे जैसा कि ये सब विदित है आयुर्वेद के और चिकित्सा के जगत में कि कोई भी रोग उसका मूल हमारे उधर से शुरू होता है, हमारी चुद्रांत से, मृदांत से, मतलब इंटेस्टाइन से, हमारे गट से शुरू होता है। लेकिन अभी किसी भी ज्ञात या ज्ञात कारण से जो सडन कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक फेलियर्स लोगों को हो रहे हैं, हम किस तरह चिकित्सक होने के नाते गट के बैक्टीरिया के बिगड़ने को और अचानक किसी के चलते चलते नाचते नाचते उठते बैठते धराशायी होने को किस तरह जोड़कर देखें, जिससे हम ये समायोजन बिठा सकें कि इसकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था, जो अचानक क्या उसके गट का बैक्टीरिया इतनी तेजी से बिगड़ गया या नष्ट हो गया जिसके कारण उसको अचानक मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। One cycle of antibiotic course will kill 90% of your overall bacteria inside the gut. Good and the bad, all of them. Antibiotic does not discriminate. एंटीबायोटिक के लिए सवर्ण और दलित कीड़े दोनों बराबर हैं, वो सारों को मार देती है। और जब आपके सवर्ण बैक्टीरिया मर गए तो नीच बैक्टीरिया बढ़ गए। सवर्ण यहाँ पर जाति विशेष नहीं, सवर्ण यहाँ पर सुर, अच्छे गुड बैक्टीरिया की बात हो रही है। अगर सभी गुड बैक्टीरिया मर गए और अगर 1-2 भी बैड बैक्टीरिया बच गए एंटीबायोटिक के उस थ्रेशोल्ड और उस प्रोसेस के दौरान, अगर आपके करंट एंटीबायोटिक कोर्स में कोई एक बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के एक्शन के साथ रिएक्शन देकर लड़ाई कर बच गया, जीवित रह गया, तो वो बनेगा सुपर बग। और वो बग बन जाएगा इम्यून एंटीबायोटिक से, और फिर जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपके सभी ऑर्गन्स को धराशायी करेगा। फिर किडनी हो या लिवर हो, एवरी ऑर्गन ऑफ योर्स will suffer a serious casualty. आपके ऑर्गन फेल होंगे, you will not be able to recover. So number one reason for death in the coming future will be antibiotic. ये बात सभी सुने आप। 2030 में बात करेंगे फिर आप सबसे। ये वीडियो तो अवेलेबल रहेगी ना? अवश्य।
Humanity will see its darkest days in the coming times. Autoimmune condition, cancer, pulmonary disorders, pneumonia, tuberculosis. A lot is waiting for you all. And there will be only one hope. That's Ayurveda. Antibiotics will not be able to help you guys. क्योंकि आप लोगों ने इतनी सालों में एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज करा है कि अब जो बैक्टीरिया और पैथोजेंस है वो योद्धा क्लास के हैं, वो दलित नहीं हैं। अब वो बैक्टीरिया अपने आप को जाट साहब बोलाते हैं और वो आपकी एंटीबायोटिक से मार नहीं खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया सुपर बग बनेंगे जिसका कोई इलाज नहीं होगा। ऐसे अनेकों बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुके हैं। एक बैक्टीरिया है NBHC 500 समथिंग, जो सांस का बैक्टीरिया है, पल्मोनरी लंग रिलेटेड डिसऑर्डर का। ये बैक्टीरिया अगर किसी को हो जाएगा तो इस पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और आप मरोगे। ये बैक्टीरिया ND के नाम से इसलिए है क्योंकि ND स्टैंड्स फॉर न्यू दिल्ली। ये बैक्टीरिया दिल्ली के प्रदूषण में ही मिलता है। हमारे ठरकी आचार्य प्रशांत ने जो गीता को मिसइंटरप्रेट करके बताते हैं, उन्होंने भी इस पे बात करी थी। उनके पिताश्री भी इसी बैक्टीरिया की वजह से मरे थे। अब क्या करें, नियति के खेल है। आपने भी तो गीता को बेच के करोड़ों रुपए कमाए हैं प्रभु, नियति से क्या छुपा है। तो इसी प्रकार ये जो ऑटो इम्यून कंडीशंस है, इसके कारण वह सबसे ज्यादा मृत्यु होगी। आपको अपने आप को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको गौ सेवक बनना होगा। अब आप लोग कहोगे हमें नहीं बनना, तो ठीक है, मत बने, कौन रोक रहा है। लेकिन जो गौ सेवा करेगा उसकी चिकित्सा सबसे पहले होगी, क्योंकि गाय इकलौती कामधेनु देवी है जो सेरोटोनिन की एक पावर हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है। गाय के गले को सहलाने से सेरोटोनिन की मात्रा रिलीज होती है। ये हम नहीं, विदेशी रिसर्चर और डॉक्टर्स कहते हैं। इसी को एनिमल पेट थेरेपी बोलते हैं। गाय के सलाइवा के अंदर वो सभी बैक्टीरिया है जो किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो भी आप लोगों को अलग और गंदा लगेगा। गाय के गोमूत्र का नेचर अल्कलाइन है। गाय का जो गोबर है, उस गड्ढे से जो राख बनती है, उस राख से आप अपने डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं पीने के। लेकिन हाय हाय, गोबर खाओगे? हाँ खाएंगे। पहले गोबर को जलाएंगे, उसमें जड़ी बूटियां मिलाएंगे, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, सहजन की लकड़ियां। इन लकड़ियों की जब राख हो जाएगी, उसके साथ वो गोबर होगा, उसके ऊपर हम घी निचोड़ेंगे और घी लगा के उसको फिर से उसमें आग लगाएंगे और उसमें फिर हम डालेंगे दालचीनी, लौंग, गुलेठी, केसर और ये सारी चीजें जला के जो राख बनेगी उसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और उसी राख को हम सुबह सुबह गर्म पानी में पी लेंगे, तो हम सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर आप गोबर कैसे खाओगे? हम तो ऐसे खाते हैं, आपका पता नहीं। और इसके अतिरिक्त गुरुदेव क्या कुछ जड़ी बूटियां या कुछ घरेलू उपाय ऐसे हो सकते हैं जो घर के बैक्टीरिया को फिक्स करने में, उनको संतुलित करने में, या कुछ ऐसा ऐसी आहार शैली, कुछ ऐसे खाते फाइबरस फूड, फाइबरस वेजिटेबल्स, फाइबरस थिंग्स, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, हर वो चीज जिसके अंदर फाइबर की मात्रा है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर, इनका अगर आप सेवन करोगे। गरीब हो तो चने भिगो लो, उन्हें फिर हल्का सा तवे पे सेक कर गरम कर कर उसमें सरसों का तेल, घी की औकात नहीं है तो सरसों का तेल, इससे उसको एक छोका सा देकर खा लीजिए। उससे भैया जी आपको फाइबर मिल जाएगा। उसी फाइबर पे जो गट के बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, ये जड़ी बूटियां, इन पे गट के बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं। फ्रूट्स, फाइबरस फ्रूट्स लाइक गुआवा, अब अंग्रेजी बोले हिंदी बोले कर लीजिएगा इंटरप्रेट। अमरूद, पपीता, सेब, पाइनएप्पल, कीवी, बेरीज, चेरीज, अनार, इन सारे बीज वाले फलों में आपका फाइबर है, विटामिन हैं, जिनपे आपके गट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे। इसके अलावा आपका अनाज, बस उस अनाज को पहले भिगोए, सुखाएं और फिर उसको मोटा कूटकर उसकी रोटी बनाकर उसमें थोड़ी सी अजवाइन, हींग, जीरा मिलाकर सत्तू की रोटी हो, बाजरे की, ज्वार की, रागी की, या फिर बाकी हमारी जो मिलेट्स हैं। भारतवर्ष कभी यार चावल और गेहूं का देश था ही नहीं, ये मोटे अनाज का देश था। आपने चावल और गेहूं खाए तो आज दुनिया में सबसे आगे आप डायबिटीज में पहुंच गए ना। और किसी चीज में बढ़ो ना बढ़ो, बीमारियों में तो नंबर 1 हो ही गए। अब इसमें हम दोष देंगे अंग्रेजों को। अरे मूर्खो, अभी भी तुम ही लोग तो हो जो पंजाब में चावल उगा रहे हो। चावल उगाने के लिए पंजाब, हरियाणा है ही नहीं एलिजिबल स्टेट्स। जहां नदी नहीं है, जहां नदी का फालतू का बहुत ज्यादा पानी नहीं है, जहां एल्यूवियल सॉइल नहीं है, वहां आप कैसे चावल उगा रहे हो, ये समझ से परे है। और कौन से बुद्धिजीवी हैं जो एग्रीकल्चर विभाग के अंदर केवल और केवल करप्शन करने के लिए मंत्री बनते हैं, जो ये नहीं समझा रहे इन लोगों को कि इन लोगों को मोटे अनाज की, जड़ी बूटियों की, हर्ब्स की, इन सारी चीजों की खेती करनी चाहिए, ना कि इस सब की, इस खाने की जो वैसे ही विशाला दहरीला है। क्योंकि आप एक गेहूं की फसल में 4 बार पेस्टिसाइड छिड़कते हो, और आप जहां एक कट्टा डालना है फर्टिलाइजर का और यूरिया का, आप 4 कट्टे डालते हो और कहते हो सब्सिडी मिल रही है। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, एक स्कैम चल रहा है। वो कट्टा 4000 का ही होता है, आपको 600 का मिलता है, 3400 सरकार के खाते से जाते हैं। ये पैसे जाते हैं इजराइल की कंपनियों को जो पेस्टिसाइड्स की किंग है, और इसी पैसे में मिली भगत होती है और बाबू भी खाता है, विदेशी कंपनियां भी खाती है, और किसान खुश हो जाता है कि उत्पादन बढ़ गया। लेकिन उस उत्पादन को जो जो खाएगा वो मरता जाएगा, कैंसर बढ़ता जाएगा। लेकिन आप फिर भी यही ढोल बजाओगे किसान अन्नदाता है। बिल्कुल नहीं है वो किसान अन्नदाता जो अपने खेत में स्वयं जानते हुए जहर डाल रहा है। बिल्कुल नहीं है वो किसान अन्नदाता जो अपनी सब्जियों के ऊपर जहर केमिकल्स छिड़कने लग रहा है। वो किसान अन्नदाता बिल्कुल भी नहीं है जो तरबूजों में इंजेक्शन डालकर चीनी का घोल डाल रहा है। इन लोगों को आप असुर की श्रेणी में गिने। ये हमारे अन्नदाता नहीं है, ये व्यापारी हैं।
बिल्कुल सत्य है। लाता। गुरुदेव, अभी के लिए एक अंतिम प्रश्न है कि किसी स्रोत से मैंने ये सुना है कि समुद्री नमक का प्रयोग सेलुलर लेवल पर हाइड्रेशन देता है और कई सारी बीमारियों से बचाता है, और खासतौर पे ये जो रेडिएशन इस समय चौतरफा फैला हुआ है, जो अभी की मानव शरीर की सामर्थ्य से कहीं अधिक है, उसमें हमें लाभ पहुंचाता है। क्या ये बात सत्य है? क्योंकि अगर ऐसा सत्य है तो इसमें मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये सत्य है तो ये बड़ा सहज सुलभ उपाय हो सकता है जनमानस के लिए कि उसको इसका प्रयोग कराया जाए, लेकिन मैं इसकी सत्यता जानता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। Celtic salt, sea salt, which has trace minerals and essential nutrients more than 84 in categorization. लेकिन मात्रा क्या है बच्चे, ये तो तू भूल गया। हाँ, एक चुटकी बताई गई है वैसे। Celtic salt is better than rest of the salts. Yes, it will help with cellular hydration due to the amount of magnesium and potassium and rest of the essential minerals in it. But the problem is that the dosage. You need to understand that you cannot attain the desired amount of magnesium and potassium from salt. आपको अगर naturally proper amount of potassium and magnesium खाना और चाहिए है, तो आपको करीब करीब 3-4 किलो हरी अलग अलग सब्जियां खानी होंगी, जो कोई नहीं खाएगा। इस कारणवश धीरे धीरे डेफिशिएंसी डिजीजेज उत्पन्न होंगी। इससे ज्यादा आसान तरीका तो मेरे बच्चे फिटकरी में नहा लेने से हो जाएगा तेरा। पोटेशियम आपको फिटकरी से मिलेगा, मैग्नीशियम आपको एप्सम सॉल्ट से, और सोडियम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से, बेकिंग सोडा से। ये 3 सॉल्ट हैं, 100 रुपए के आते हैं। तीनों को 1-1 ग्राम या तो पानी में, गर्म पानी में मिला के पी लो। अगर ये नहीं करना तो 5-5 ग्राम तीनों को गर्म पानी में उबाल के उस पानी से नहा लो। शरीर अपने आप एसेंशियल मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी ट्रेस मिनरल्स आपको मिलने होते हैं वो आप भोजन से एब्जॉर्ब करोगे। दिस इज व्हाट यू कैन डू, बिकॉज एवरी हिप थिंग दैट गोज अराउंड इन द मार्केट एज दिस इज द न्यू थिंग is not the factual reality. Every now and then some magic ingredient or magic drug will arrive promising you all the benefits without any side effects. And same story goes with one thing. आप किसी भी एक चीज से अपनी nutritional deficiencies खत्म नहीं कर सकते. You have to go on a complete homeostasis, balance, synergy. अब लोग कहेंगे कि is sugar bad? No, it's not. Excess sugar is bad. Is protein good? Answer us. Protein is good, but again in a controlled amount. What will happen if a human being consumes way more protein than his desired needed limit? Well, the kidney, the renal function is going to be challenged in a big way because. What about the blood acidity rising up from uric acid? Increase 100%. What about the acidity and farting due to the amino acids? Yes, it is going to increase because the breakdown of the amino acids is pretty tough job. What about the excess hydrochloric acid due to too much protein? Yes, of course, the peptides will get much more induction and will release a higher amount of concentrated hydrochloric acid, which is going to directly induce the acidic environment within the gut initially. Let us talk to you all about on this aspect. As an expert who have conducted research on this, for 12 years we were consuming protein 3 times the body weight. Okay. And we were training for 12 hours and beyond. But what did it do? Excess protein will age you. It will increase your cellular aging due to the excess amount of uric acid and all the toxins which will be released from the breakdown of the amino acids. So what will happen? Your gut will suffer. Your body will become acidic in nature. And then reactions and diseases will start. And more oxidation and methylation will start to happen inside your body, which will age you. High protein, very high protein will end up giving you gray hair. Very low protein will also give you gray hair. That means oxidative stress overall is going to increase. So now, if you consume more sugar than required, you get high blood sugar. If you consume more protein than required, you get cellular aging. And if you get more fats than required, you get a heart attack. तो अति तो हर चीज की बुरी है ना बस। तो मैक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, जितनी शरीर को उसकी आवश्यकता है शरीर केवल उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। अगर उससे अति में तुम शरीर को उस चीज को दोगे तो शरीर उसे स्टोर करेगा। तो शरीर प्रोटीन को स्टोर कैसे कर सकता है? मसल्स के रूप में और आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपको जिंदा रहने के लिए तो केवल 7 ग्राम प्रोटीन दिन का चाहिए। ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ये सब झूठ है। ये हम कह रहे हैं जिसने 300 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया हुआ है अतीत में फॉर एक्सपेरिमेंटल विजडम। And then there was a time when we were on zero protein intake diet for months and months and months. And we did not lose any muscle. आपकी मसल प्राइमरीली 70+% वाटर है। तो आपकी जो मसल्स है उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो तो पानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सप्लीमेंट की कंपनियां ये पानी नहीं बेच सकती, बेच रही हैं, पानी भी बेचते हैं, लेकिन पानी सस्ता है, लेकिन प्रोटीन पाउडर से पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए एक प्रोटीन के स्कूप से असर नहीं हो रहा। 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, खा के पापते जाओ, बॉडी तो आपकी तब भी नहीं बनेगी। हमें तो ज्ञान भी दे रहे थे ना आज कुछ क्षत्रिय की योगी जी आई ईट मीट। अब क्या बोले?
55 साल की आयु, आपकी आयु में कुछ समय के पश्चात जब आपको एक हार्ट अटैक और आपको पता चलेगा तो आपको कॉलन कैंसर हो गया है, तब बात करेंगे कि आपकी ये पढ़ाई लिखाई और वेस्टर्न मेडिसिन की उपाधि आपको बचा पाएगी या नहीं। क्योंकि हिंदुइज्म में गाय गाय पूजनीय है, हाँ क्यों? बकरा पूजनीय नहीं है, सूअर पूजनीय नहीं है, या चिकन पूजनीय नहीं है। ईश्वर जब हर एक जीव में वास करता है तो नहीं है, अधिकार तो नहीं है। अपने आप को गीता का पंडित कहने का तुम दुस्साहस अवश्य कर देते हो, लेकिन सबसे पहला ब्रह्म का जो गुण है, जो अहिंसा है, उसी का ही त्याग कर देते हो। अगर आप ये बोलते कि मैं ये प्रोटीन इंटेक और बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खा रहा हूं, तो 1% नियति आपको क्षमा कर देती। लेकिन आप अपने स्वाद के लिए बिरयानियां पेल रहे हो और कह रहे हो कि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन हु डू नॉट ईट काउ एंड स्टिल आई एम अ सनातनी हिंदू योद्धा। तो ठीक है, 6 महीने के अंदर आपकी भी एक खुशखबरी मिलेगी आपको, तथास्तु। अब ये जिसकी तरफ इशारा है उस तक ये वीडियो अवश्य पहुंच जाएगी। अवश्य पहुंचेगी गुरुदेव। मेरी काफी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ गुरुदेव, क्योंकि इस विषय में इतने सारे मत मतांतर, इतने सारे एडवाइसेस, जैसा आपने कहा कि एवरी न्यू सिनेरियो एंड थ्योरी अराइजेस। ओजेम्पिक नाम की एक ड्रग पॉपुलर हो रही है अभी। जी गुरुदेव, जो कि वजन घटाने के लिए और दुबला कोई वजन नहीं घटाती वो। ओजेम्पिक इज एन इंसुलिन इंड्यूसिव ड्रग, जो इंसुलिन की एक रेसिप्रोकल के तौर पे यूज की जाती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें लगाई जाती है, जिससे कि वो डायबिटिक पेशेंट की भूख को ही मार दे। भूख लगाने वाला हार्मोन ग्रेलिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन है, जिससे भूख लगती है, जिससे पेट में आवाज आती है, पेट से आवाज आना, मरोड़े आना जिसे बोलते हो आप इन हिंदी। तो ग्रेलिन के सेक्रेशन को सप्रेस करना और ब्लड शुगर को बैलेंस करके रखना, कैसे? जो आंतों के अंदर जो मल है उसकी पासेज को स्लो कर देना। जो मल आपका 12 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए वो 36 घंटे, 38-48 घंटों में निकलेगा। तो आपकी डाइजेशन स्लो डाउन हो गई है। डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा, और आप जब कुछ खाने का आपका मन ही नहीं करेगा तो आपका वजन गिरेगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आपका जो वजन गिर रहा है वो सबसे पहले मांसपेशियों का गिरेगा। तो बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज एकदम से स्लिम होके घूम रहे हैं ना, तो इस ओलंपिक के साइड इफेक्ट्स बता देते हैं आपको हम। ब्लाइंडनेस, कैंसर, रीनल फेलियर, मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर्स, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ऑटो इम्यून कंडीशन, स्किन कैंसर, और भी हैं। इसके अलावा 200 बिलियन के केसेस चल रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। ये एक स्कैम था जिसमें तुम उलझ गए। ये स्कैम यूएस में चला था, बॉलीवुड में जब वो लोग स्कैम से बोर हो गए तो ये भारत में आ गया, और आपके बॉलीवुड के ये सारे हीरो हीरोइन, सारे ये कपिल शर्मा, ब्रो आई जस्ट डू एक्सरसाइज ब्रो, एक्सरसाइज ब्रो। या ब्रो, वी नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू ऑल हैव बीन डूइंग। इतने सालों में एकदम से चमत्कार हो गया ना, सारे के सारे 1 मील अ डे पे चले गए। अच्छा 1 मील अ डे पे चले गए, लेकिन वो 1 बोतल अ डे जो तुम्हारा शौक है वो तो अभी भी चल रहा है। तो 1 मील अ डे का बहाना लो, 1 बोतल खींचे जाओ, कोकेन सूंघो, और फिर ओलंपिक लेके पतले हो जाओ, बाल कलर करा ही लेते हो, गंजे हो तो विग लगा लोगे, मुंह के ऊपर आप बोटॉक्स करा ही लोगे। What are you becoming? You're becoming a monster. And that's not beauty. That's not beauty. The more botox you do, the less you will be able to express. Your facial expression will vanish. So this is what Bollywood is doing. और जो बॉलीवुड करेगा हम भी तो वही करेंगे। बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान सिगरेट पीता है, हीरो आपने देखा है ना, कोई भी फिल्म उठाओ, कोई भी फिल्म उठाओ, जानी राजकुमार हो, उसके हाथ में पाइप होता था, कोई और हो, सबके मुंह में से धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सिगरेट की कंपनियां पैसे देती हैं इन लोगों को, और आप लोग इनको फॉलो करते हो, भगवान की तरह पूजते हो। मंदिर बनाए हुए तुमने रजनीकांत के भी, यश के नाम पे भी है। तो जब तुम इन लोगों को ही भगवान बना दोगे, तो जब ये भगवान भूख खाएगा तो आप भी भूख खा के दिखाओगे ना। आपने देखा कि आपके भगवान विराट कोहली आपको पेप्सी कोका कोला पीने को कहते हैं, और खुद 4000 रुपए का केन्गन वाटर पीते हैं, अल्कलाइन वाटर। भूल गया रोहिणी के नाले का पानी पीता था तो एक हदीस में, और ये भी भूल गया कि गुरमीत राम रहीम ने गोद में बैठा के क्रिकेट सिखाया था, और फिर ये भी भूल गया कि रोडीज में भी गया था रोडी बनने। टीवी पे आने की इतनी भूख थी, इतनी लड़की और चीयर लीडर्स के साथ अफेयर करने के बाद एक दर्शन क्या हुआ वृंदावन का, पाप मुक्त हो गए तुम बस। तुम्हारे कारणवश भारतवर्ष में जितने लोगों ने आईपीएल में जुए में अपना घर बार गंवाया है, उसका अभिशाप तुम्हें मिलेगा। एवरी वन ऑफ यू बॉलीवुड क्रिकेटर्स, एवरी वन ऑफ यू पीपल, वेदर यू आर फ्रॉम बॉलीवुड और यू आर फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड, तुम लोगों ने जुए को प्रमोट करा है, शराब को प्रमोट करा है, स्मोकिंग को प्रमोट करा है, हुकअप कल्चर को तुम लोगों ने नॉर्मलाइज करा है, विदेशी प्रोसेस फूड के खाने के प्रोमोटर्स हो तुम लोग, तो तुम सब लोगों का विनाश अवश्य होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये नियति के शब्द है, मिलेगी वो आपसे कुछ समय में, चिंता ना करें। ऑल ऑफ यू हु हैव सिन्ड। रोहित शर्मा पद्मश्री की बधाइयां। अभी पद्मश्री के बाद पद्म दंड देने भी आएंगे यमराज आपसे भी। आप ही थे ना जो पिछले साल 1xBet, माई रम्मी सर्कल, माई क्रिकेट 11 ये सब करके अपनी लैम्बोर्गिनी कर रहे थे। जो गरीब आदमी दिन के 1000 रुपए कमाता है, उसे तुमने सपने दिखाए कि 1 रुपया लगाओ सट्टे पे और करोड़पति बन जाओ। अगर इतने सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं तो ये गरीब कौन है इस देश में? ये कौन है ये बताए पहले तो। 80 करोड़ लोग जो राशन की लाइनों में लगे हुए हैं वो कौन है? वो आपके लोग हैं। और जो मनुष्य केवल पैसा कमाने के लिए यह धर्म कर रहा है, उसे उसका दंड अवश्य देगी नियति, आज ना तो कल। तथास्तु।
आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। प्रणाम। अवश्य गुरु।